पहला फोन किसको करा जब रिकमेंड हुए? तो विकास सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि जितना हो सके मतलब हमेशा एसएसबी में पॉजिटिव रहना। पापा बहुत खुश थे। पापा को टेंशन भी काफ़ी रही होगी कि इतनी बार रिजेक्ट हो चुका है। सर छोड़ने की तो नहीं थी मतलब कभी, ये था कि जाना तो इधर ही है, बट हाँ सैड मोमेंट तो बहुत सारे थे। बट व्हेन इट कम्स टू एसएसबी ना, मोस्ट इंपोर्टेंट फेज, इसमें डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंट, चुपचाप अच्छे से गाइडेंस लेके जाओ। ये पॉडकास्ट है हमारा सत्यम के साथ, जो बेसिकली हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से आता है, और जहां पे लोग सोचते हैं ना हिंदी मीडियम वाला बच्चा कैसे एनडीए क्रैक करेगा, कैसे रिकमेंड होगा। सत्यम ने उन सारी हर्डल्स को क्रॉस करके अल्टीमेटली फाइनल अटेम्प्ट में रिकमेंडेशन हासिल करी। तो ये मैं स्पेसिफिकली उन्हीं बच्चों को टारगेट कर रहा हूँ जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट है। उनके लिए बहुत कुछ है इस पॉडकास्ट में, कैसे आपको अपने एटीट्यूड में चेंज लाना है, इंग्लिश से कैसे लड़ना है और अल्टीमेटली उसको अपना साथी बनाना है, रिटर्न की जर्नी, एसएसबी की जर्नी, और भी लाइफ के बहुत सारे किस्से, सब कुछ जानेंगे इस पॉडकास्ट में। बहुत स्पेशल है ये। हेलो सत्यम, वेलकम ऑन एलडब्ल्यूएस पॉडकास्ट। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है भाई? बहुत अच्छा, मतलब वापस आके होता है ना, घर पे वापस आ रहे हैं कुछ दिनों बाद, अच्छा ही लगता है जहाँ पे इतने सारे दोस्त हैं। चलो भाई, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर अचीवमेंट, बिकॉज एक्चुअली में बहुत बड़ी चीज़ है एक हिंदी मीडियम बैकग्राउंड से होके, जहाँ पे लोगों को लगता है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चे एनडी क्रैक नहीं कर सकते, एंड यू अचीव्ड इट। तो मैंने मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस। थैंक यू। तब ये बताओ, जब तुम्हारा कॉन्फ्रेंस हुई, रिजल्ट आया, हाउ वाज द फीलिंग उस टाइम पे? सर मतलब उस टाइम पे ना, मतलब कुछ पता ही नहीं लगता कि हो क्या रहा है। हाँ। ना बॉडी को पता लगता है ना माइंड को पता लगता है। शॉक भी होता है, सब कुछ होता है। और लास्ट अटेम्प्ट था मेरा, तो एक पल को ऐसा लगता है कॉन्फ्रेंस से पहले कि या तो कुछ और होगा या कुछ और ही होगा। तो कुछ पता नहीं लगता उस टाइम पे। तो ऐसा भी था, मैं जस्ट यहाँ से गया था एलडब्ल्यूएस से, 2 दिन बाद थी एसएसबी, जनवरी के टाइम पे। तो सोते नहीं थे हम, 3 घंटे 4 घंटे सोए और फिर पूरे दिन लगे पड़े हैं जीटीओ ग्राउंड में, आईओ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। और सर्दियों में यहाँ दिल्ली में गला भी मेरा बहुत ख़राब था, तो जो वहाँ पे भी इफ़ेक्ट पड़ा, तो आंखों में मतलब पानी नहीं बचाता रोने को। मैं सोच के गया था कि रिकमेंड होगा तो रोऊंगा, खूब रोऊंगा, और मैं सोच भी रहा हूँ थोड़े आंसू आ जाएं। कुछ लोग रो भी रहे हैं। हाँ। मेरे आ ही नहीं रहे थे। मैं सोच रहा हूँ यार आंसू नहीं आ रहे, बट ऐसा ही था। पहला फोन किसको करा जब रिकमेंड हुए? एक सर को किया था, हाँ। जिन्होंने मुझे गाइड किया था। आर्मी में ही है वो, अभी सर्विंग है, लेफ्टिनेंट कर्नल। हाँ। तो उन्होंने मतलब बहुत अच्छे से गाइड किया था। हाँ। बिना कुछ मतलब कुछ चाहे। हाँ। तो उनसे अटैचमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गया था। मैंने कभी उनको देखा नहीं, कभी कुछ नहीं, हाँ। और इतना अच्छा अटैचमेंट हो गया। मैंने सबसे पहले उनको कॉल उनको किया, फोन करा। हाँ। बताया कि सर रिकमेंडेड। हाँ। पहले मैंने बोला सर लव यू सर, मैंने हाँ। पहले ये बोला हाँ। उनको। फिर उन्होंने बोला कि प्राउड ऑफ यू माय सन, यू मेड माय डे। हाँ। वो भी वेट कर रहे थे पूरे दिन। हाँ। तो वो सबसे, फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं। मैंने बोला सर अभी उनको बताया ही नहीं। बताया नहीं। हाँ। कि नहीं नहीं पहले उनको बताओ। हम्म। मैं सोच रहा था कि मैं शाम को बताऊंगा, रात में जाके, हाँ। जब वो मिलेगा टेलीफोन, क्योंकि वो 5 दिन में टेलीफोन पे मजा आने लग गया था। हाँ। और जो एसटीडी टाइप का होता है ना, हाँ। तो मैंने सोचा उसी पे बताऊंगा, फिर उनको भी थोड़ा लगेगा, धक धक होगी। हाँ। मैंने सोचा प्रैंक टाइप का कुछ करूंगा। हाँ। बट फिर सर ने बोल दिया तो मैंने कहा चलो ठीक है, हाँ। गुरु आ गया अब तो मानते हैं, हाँ। तो बता दिया। हाउ वाज द रिएक्शन? पापा को किया, पापा बहुत खुश थे। पापा को टेंशन भी काफ़ी रही होगी कि इतनी बार रिजेक्ट हो चुका है, फिर भी मानता नहीं है। घर से कई बार बोलते थे कि कुछ और कर ले, इतना अच्छा है पढ़ने में। तो मैं रहा था कि नहीं यही करूँगा। तो पापा तो बहुत खुश थे। उन्होंने मतलब फ़ोन पे जताया नहीं काफ़ी कुछ, उन्होंने बोला शाबाश बेटा बहुत अच्छा किया, आराम से रहे, अपने आराम से मेडिकल देना, मम्मी को बता दे। पापा मम्मी अलग अलग थे, एक जगह पे नहीं थे। तो फिर फिर मैंने मम्मी को कॉल किया, उठाया मेरी बहन ने। तो उसने पूछा अच्छा क्या हो रहा है। मैंने बोला कुछ नहीं, अब सामान उठा रहे हैं, लेके जा रहे हैं। हाँ। तो उसको मैंने ऐसे ही किया कि उनको लगे कि कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। हाँ। हाँ। तो उसने बोला अच्छा चल ठीक है फिर आ जा। मैंने बोला कि नहीं दूसरे हॉस्टल में शिफ्ट हो रहे हैं। हाँ। अच्छा हो गया, फिर ठीक है। मतलब नेचर ऐसा है मेरा, कुछ प्रैंक टाइप का। किसी का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड भी था? तुम्हें लगा था कुछ ऐसा कि यार, मतलब जब मैंने बताया, या तो ज्यादा ही खुश या कुछ अपोजिट, या नहीं? अपोजिट तो क्योंकि ज़्यादा किसी को बता ही नहीं रखा था। हाँ। सिर्फ मम्मी पापा को पता था, मेरी बहन को पता था, सब लोगों को पता भी नहीं था। अच्छा, हाँ, तो फिर तो हाँ। बात है। और मतलब दोस्तों को ही मुझे लगता है कॉलेज में दोस्तों को रहा होगा कुछ। हाँ। क्योंकि कोई पूछता था, मैं कुछ भी बोल देता, यूपीएससी कर रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, बताता नहीं एकदम था से। MBA कर रहा हूँ। तो कभी फ्लेक्स भी करा क्या कि भैया देखो ये कर लिया मैंने? मतलब एक होता नहीं इंसान को, भाई देख, मतलब दिस इज अ बिग अचीवमेंट। ऐसा तो कभी ऐसा फ्लेक्स भी किया क्या किसी के सामने कि देख भाई
करके दिखा दिया? नहीं सर, नहीं सर। ऐसा होता होगा जिसको पहली बार मिल जाए ना वो शायद कर भी ले। हाँ अब लास्ट टाइम पे जाके तो सही ज्यादा बात है, मिले तो तो ऐसे ही लगता है बंदा कि इतना ग्राउंडेड हो चुका ठीक है कि रहने तो ज्यादा फ्लेक्स नहीं करना, यस यस। क्योंकि फिर हमारा रोल भी नहीं है ना, हाँ मोस्टली इतने टीचर्स का रोल रहा था। हम्म, मुझे मतलब टीचर्स के लिए ज्यादा करना था कि उनका हो जाए, उनके चेहरे पे खुशी देखनी है। वेरी गुड। सत्यम, थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं जर्नी को, यस सर। कि ये जो जर्नी थी एनडीए की जर्नी, यस सर। मतलब भाई तुमने पूरी 12th तक हिंदी मीडियम में पढ़ाई करी है। यस सर। नॉर्मली एनडीए को लोग ऐसा ही बोलते हैं कि भैया एसएसबी है, इंग्लिश मीडियम, ये सब वो सब। यस सर। तो तुम्हारी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, कैसे तुम्हें पता लगा और कैसे तुम्हें खुद पे भरोसा हुआ कि यू विल बी एबल टू मेक इट? यस सर। सो 12th के टाइम पे मुझे नहीं पता था एनडीए का, हम्म, बट किसी ने बताया मुझे कि एनडीए कुछ चीज़ होती है, उससे एयरफोर्स में जाते हैं। उन्होंने बस इतना बोला ओके। कि उससे एयरफोर्स में जाते हैं, पायलट बनते हैं। मैंने सोचा ठीक है, मैं गया फॉर्म भरने, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं अभी अंडर एज हो, अभी भर नहीं सकते। ओके। तो फिर मैं आ गया वैसे ही। फिर मैं जब कॉलेज गया तो वहाँ पे उस टाइम पे क्या था सर, ये पॉडकास्ट स्टार्ट होने लगी थी यूट्यूब पे, ये कर्नल राजीव भारवान इन सब की। बहुत अच्छे फ्रेंड है, इसी स्टूडियो में उनका पॉडकास्ट भी करा है हमने। यस सर। तो मैं उनको देखने लग गया, उनको देखता था तो मैं मतलब 2-2 घंटे कब बीत जाते पता भी नहीं चलता था। हाँ फिर उसी टाइम पे मेरे को एनडीए पता चला, उसी टाइम पे उस मतलब उससे पहले ऐसा था 12th तक मुझे ये नहीं पता था कि आर्मी में ऑफिसर अलग होता है, सिपाही अलग होता है। मुझे लगता था पहले सिपाही होगा, फिर बढ़ेगा, ऐसे ही जाके जनरल तक पहुंचते होंगे। मुझे पता नहीं था ये एंट्री का भी डिफरेंस होता है। हाँ वहाँ से पता लगा, फिर मैंने लगा कि मेरे पास तो अटेम्प्ट है। हाँ। फिर वहाँ से तो मैंने देना फिर स्टार्ट किया, मतलब और पॉडकास्ट में मैं देखता रहा, कारण वो कंटिन्यू होती नहीं। मतलब वहां से मोटिवेशन बेसिक। हाँ मतलब मोटिवेशन हमेशा से था, मूवीज वगैरह देखता था, बट ये नहीं पता था कि जाना कैसे है। फिर बोलते हैं कि खतरा बहुत होता है, ये बहुत होता है, बट उनमें तो मज़ा बहुत दिखता है कि इतना मज़ा है, इतना चैलेंज वगैरह एडवेंचर है ये। तो तूने घर पे बताया कि मैं ऐसे डिफेंस में जाना चाहता हूँ, अच्छा सबसे पहले तो क्या घर में कोई ऐसा है जो फौज के बैकग्राउंड से है? नहीं सर, मेरे गांव में भी नहीं है कोई गांव में भी नहीं है। ऐसा। तो फिर जब तुमने घर पे बताया पहली बार कि मैं ऐसे ऐसे फौज में जाना चाहता हूँ, मतलब सीरियसली अब आई वांट टू प्रिपेयर, ऐसा तो क्या रिएक्शन था? सर, पहले मम्मी को ही बताया था, तो मम्मी का ये था कि नहीं नहीं रहने दे, हाँ है ना, कि इतनी सारी अच्छी मतलब एक फैमिली का ये भी रहता है ना, यार ये फौज में पढ़े लिखे लोग थोड़ी जाते हैं, फौज में तो थोड़े कमजोर क्योंकि लोग वो जाते हैं। क्योंकि सिपाही मतलब लोग हाँ। सोचते वैसे कि सिपाही की बात मुझे ही नहीं पता था, घर वालों को क्या पता होगा, ऑफिसर Yes, टाइप का कुछ officer होता होता है। है। हाँ हाँ तो फिर मैंने बोला कि नहीं नहीं बहुत अच्छी चीज़ होती है। हाँ मेरी परदादी जी भी हैं, हाँ। तो उनका तो ये कहना होता है तू फौज में जाएगा मैं मर जाऊंगी, है ना। तो ऐसा मतलब चलता रहता। मेरे पापा भी फौज में जाना चाहते थे, बट अच्छा उनका भी वही फैमिली ने मना कर दिया, ओके। तो जा नहीं पाए। तो कभी कभी मैं रिलेट भी कर लेता हूँ बहुत सारे ऑफिसर से, जैसे कैप्टन मनोज, मेजर मोहित शर्मा के साथ सेम सीन था, उनके पापा जाना चाहते थे, उनकी मम्मी ने नहीं जाने दिया। तो ऐसे फिर मुझे और अच्छा लगता है और मोटिवेशन आता है कि यार ये तो बहुत लोगों के साथ हुआ है, मेरे साथ भी होता है, कॉमन है। ये मतलब तुम्हारे अंदर ये मोटिवेशन, ये तो घर पे जब तूने बताया तब की स्टोरी है, तुम्हारे अंदर मोटिवेशन फौज की मतलब सोच कहाँ से आई जब घर पे कोई है ही नहीं? सर ये जो बैक ऑफ द माइंड होती है सोच, पापा जी से है ये, कि जब मैं छोटा था 3rd-4th क्लास में, तो जब भी छोटा था पला बड़ा, तो पापा आते थे रात में काम करके, फिर मूवी देखते थे। बहुत शौक है पापा को मूवीज़ का, एक्शन मूवीज़ का, उनको लड़ाई पिटाई बहुत चाहिए मूवीज़ में। तो आर्मी की लगा देते थे, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, 23 मार्च 1931 शहीद, टैंगो चार्ली, वो देखते थे। मुझे बहुत अच्छा लगता था गन्स देखना, ये सब देखना, और वो ऑलिव ग्रीन वो कैमोफ्लेज देख के। तो मैं पापा की गोद में बैठ के बगल में बैठ के देख रहा होता था। फिर एक टाइम ऐसा हो गया था सर कि पापा आते थे तो मैं पापा के पाँव दबा दिया करता था, थके पैरों में दर्द होता था। तो फिर मैं वेट करता था कि पापा कब थोड़ा सा थके, कब मैं इनके पाँव दबाऊं, क्योंकि उस टाइम पे एक आता था सीरियल स्टार भारत पे, चंद्रशेखर आजाद, तो मैं उसका वेट करता था कि कब आए। तो पापा मूवीज पे देखते थे, मैं उनके पाँव दबाने बैठा, आधा 1 घंटा हुआ, पौन घंटा, पापा सो गए, टाइम हुआ, मैंने रिमोट लिया, फिर मैं देखता था अपना दबाते दबाते। तो उधर पापा सो जाते थे, मैं देखता रहता था। मतलब बचपन से तब से माइंड मेकिंग स्टार्ट हो गया था कि मतलब कुछ है हाँ सर, इंटरेस्टिंग है। मतलब वो चीज़ बहुत अच्छी लगती थी, क्रांतिकारियों की ये सब कविताएं वगैरह। स्कूल का भी माहौल ऐसा ही था कुछ, कि बहुत पढ़ाते थे। मतलब एक बुक थी, क्लास 4th में था तब मैं, अक्षरा करके, मुझे उस बुक का नाम याद है। तो उसमें पहली बार चंद्रशेखर आजाद जी का एक चैप्टर था, तो बहुत गुमनाम सा एक चैप्टर था कि एक बूढ़ी औरत के घर में जाते हैं छुपते छुपाते हैं। तो उस टाइम पे मुझे बहुत अजीब सा लगा था कि ये नाम कैसा है, आज़ाद, नाम ही कुछ अलग टाइप का है। तो वहाँ से फिर वो बहुत अच्छे लगने लग गए थे। जहाँ भी कुछ मिलता भगत सिंह आज़ाद का मैं पढ़ने लग जाता था। 6वीं-7वीं क्लास में था, तो हम जिस घर में रहते थे वहाँ एडवोकेट थे, तो उनकी अलमारी भरी पड़ी थी 11th-12th क्लास की किताबों से। तो मैं वहाँ देखता और उठा उठा के पढ़ लिया करता था, स्टोरीज मिल जाया करती थी।
एंड जहाँ पे कभी रोल वगैरह करने का भी मौका मिला मेरा, तो ये था कि भगत सिंह का मिल जाए, आज़ाद का मिल जाए, वो रोल कर दिया करता था। तो मोटिवेशन वहां से डेवलप हुई, लेकिन तुम्हें 12th तक रास्ते नहीं पता थे, वो फिर तुम्हें कॉलेज में जाने के हाँ सर, बाद पता लगे। हाँ कॉलेज में और जब फ़ोन आ गया तो फिर तो पॉडकास्ट पता के लगे, थ्रू। हाँ। तो चलो एनडीए तो फिर तुम्हें बाद में पता लगा, तुम्हारा इनिशियल प्लान क्या था मतलब? सर जैसे स्कूल में हमारे क्या था, माहौल आईएएस का ही था, और एंड स्पेशली शायद उन बच्चों के लिए तो ज़्यादातर होता है जो पढ़ने में थोड़े अच्छे होते हैं, 80-90% वाले, तो उनसे घर वाले भी उम्मीद बना लेते हैं, खासकर यूपी बिहार राजस्थान में, कि कलेक्टर होता है कुछ। तो एंड होता क्या है कि बचपन में जब कभी अखबार पढ़ा, अब उसमें सर मैंने कभी इंडियन नेवी की यूनिफॉर्म में कोई देख लिया, मैंने पूछा मम्मी से दादी से ये कौन है, कलेक्टर होगा। तो मुझे लगता था कि कलेक्टर वो है, वो आर्मी में भी चला जाएगा, वो कहीं वो जो चाहे वो कर सकता है, कि उसको उसका मन है तो आर्मी की यूनिफॉर्म पहन के बॉर्डर पे भी चला जाएगा। तो तब से ये था कि चलो ठीक है कलेक्टर बनेंगे। तो फिर वो रहा 10th तक। स्कूल में भी मैं खुद सरप्राइज होता हूँ कि कभी बताया क्यों नहीं इंडिया के बारे में, एनडीए सीडीएस कभी बताते ही नहीं थे कि ये एंट्रीज भी है 12th के बाद। तो आईएएस का था कि आईएएस करूँगा, हमारे कुछ दोस्त भी थे अच्छे खासे कि हाँ यही करेंगे, यूपीएससी टाइप कुछ। फिर उसकी भी मूवीज देखता ही था आईपीएस वगैरह की, कि हाँ ये करेंगे एनकाउंटर वगैरह कुछ। तो वहाँ से फिर 12th तक भी, फिर 12th के टाइम पे भी मेरे को जेई का पता लगा एक फूफा जी से, उन्होंने बोला तेरी साइंस वाइंस अच्छी है तुझे, तब मेरा यूपीएससी छोड़ने का मन नहीं था कि नहीं नहीं मैं वही करूँगा। उन्होंने बोला तुझे करनी है ग्रेजुएशन तो फिर भी करनी है तो एक अच्छे कॉलेज से कर लेना, जेई दे दे। फिर वो उसकी तैयारी की, जेई देख के फिर वहाँ से कॉलेज मिला। फिर मेरा ये भी था पहले कि अगर बीटेक करूँगा तो आईआईटी से करूँगा, वरना बीटेक इंजीनियरिंग नहीं करूँगा, मन भी नहीं था। मुझे करनी इसलिए थी कि मैं चाहूँगा शायद मूवीज़ में रोल मिल जाए, दिल्ली मुंबई पहुँच गया तो और में जाया करूँगा, और फिर मूवीज़ भी ऐसी बनाऊँगा शेरशाह टाइप की, कुछ आर्मी आर्मी टाइप की मूवीज़ मिल जाया करेंगी, हीरो बनूंगा या सिंगर बन जाऊंगा, काफी शौक थे। तो उसी लिए जाना था, इंजीनियरिंग वगैरह कुछ नहीं करनी थी। फिर आईआईटी वगैरह नहीं पहुंचा। फिर उसी टाइम पे बैक ऑफ द माइंड चलने लग गया कि अच्छा एनडीए होता है, पॉडकास्ट देखने लग गई, ठीक है अगर नहीं होता। फिर कॉलेज पहुंच भी गया, फिर तभी आपकी वीडियोस देखना स्टार्ट किया था, LWS करके था, तो एनडीए की आप ही डालते हो मोस्टली, तो देखने लगे फिर कि हाँ ये अच्छी चीज़ है, यहाँ जाते हैं कि एकदम जो मन की 100% सेटिस्फेक्शन जहाँ से मिल जाए कि हाँ ये चीज़ है जो पूरी खुशी दे सकती है। वेरी गुड। तुम्हारा टफेस्ट फेज कौन सा था, मतलब पढ़ाई वाला, मतलब मैं इसको ऐसे क्लासिफाई करूंगा, एकेडमिक लाइफ, या फिर जो मेंटल स्टेट खासतौर से एसएसबी के टाइम पे, या फिर कुछ फाइनेंशियल इश्यूज, मतलब व्हाट वाज द टफेस्ट फेज ड्यूरिंग दिस प्रिपरेशन? यस सर, अगर वो डिप्रेशन एंजाइटी ये सब की बात करूँ तो जेई वाला काफ़ी था, क्योंकि उस टाइम पे मैं 12th के बाद गया, एक साल तैयारी करने, 12th में ही पता लगा। ड्रॉप लेके गए थे? यस सर। एंड 11th में क्या हुआ था, हम कोविड के चक्कर में एग्जाम नहीं हुआ हमारे, 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया, एंड पढ़ाई तो वैसे ही नहीं की थी क्योंकि लगा था कि हम पास हो जाएंगे। तो मेरा सबसे बैक ऑफ द माइंड वो चलता रहता था, 11th नहीं हुई है, 12th यहाँ पे कर रहे हैं। हालांकि वहाँ पे भी पढ़ाई की मैंने काफ़ी अच्छे से, बट वही एग्जाम में मार्क्स कम आते थे तो बहुत लो फील हुआ करता था। फिर उसी टाइम पे कहीं पता चल गया कि शायद ऐसी चीज़ नहीं है जहाँ पे मुझे अंदर से जाना है। बैक ऑफ द माइंड चलता भी था कि यार आर्मी अगर होती, तो फिर मैं सोचता था कि यार एक भाई और होता तो वो संभाल लेता, मैं आर्मी में जाता। तो तब ये चलता रहता था। अच्छा, उन मोमेंट्स पे, चाहे फिर वो मोमेंट हो या फिर जब एनडीए की तैयारी के टाइम का मोमेंट हो, तुम्हारा सपोर्ट सिस्टम कौन थे? दोस्त, फैमिली, या कोई, मतलब व्हाट वाज, हु वर देम जो आपको आगे लेके जा रहे थे? सर मोस्टली रोल अगर मैं बोलूँगा तो मेरे टीचर्स का, स्कूल टाइम पे जो थे, क्योंकि क्या ऐसा रहा है कि मेरे पापा हर 2-2.5 साल में शिफ्ट होते रहते थे, जहाँ भी रोड का प्रोजेक्ट मिलता है कंपनी को सारे एम्प्लॉयज शिफ्ट होते हैं। तो अलग अलग स्कूल में पढ़ा, अलग अलग टीचर्स बने, इनफैक्ट कुछ ऐसे भी टीचर्स बने जो सबसे खतरनाक थे स्कूल के, बट उन्होंने भी मुझसे कह दिया कि बड़ा आदमी बनेगा तो मिलने आएगा ना। हाँ सर। तो फिर जब स्कूल में जब 12th पास की मैंने, तो अच्छे एग्जाम से अच्छे स्कोर से पास की, तो टीचर्स का बहुत सपोर्ट था। इनफैक्ट एक हमारे सर थे रमाकांत त्यागी सर, तो उन्होंने एक बार ये बोल दिया क्लास में कि सत्यम, एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ, अगर तुझे कभी ये लगे कि तेरे घर वाले नहीं पढ़ा सकते या तू अटक रहा है, बेफिक्र होकर मेरे घर पे आ जाना, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, तुझे जो बनना है वो बना दूंगा। तो बहुत बड़ी बात है। ये लगता था कि मुझसे ज्यादा मेहनत उनकी है अगर मैं रिकमेंड हुआ तो। एंड उसी के लिए कभी हार वार वो नहीं सोचा कि अरे ठीक है कर लेंगे कुछ ना कुछ करके। तो टीचर्स का बहुत ज्यादा सपोर्ट था, मतलब इतना बता ही नहीं सकता। बहुत अच्छा। और जब एनडी की जर्नी के टाइम पे, जब जैसे दोस्त यार ये इन सब जैसा, यस सर, एनडीए की सबसे खास बात यह है फौज की कि कोई छोड़ना चाहे तो छोड़ ही नहीं सकता, क्योंकि दोस्त इतने बन जाते हैं। अगर मैं रिकमेंड नहीं हुआ, मेरा दोस्त रिकमेंड हो गया, वो अकेडमी पहुंच गया, तो वो भी बोला कि आना है तुझे, जूनियर बन के आना है। तो वो बहुत, मतलब एक
वाइब सी कनेक्ट हो जाती हैं सबसे, टीचर से। हाँ जब आपको देखते हैं, विकास सर को देखते हैं, उनकी स्माइल, जब वो बोलते हैं अरे बस स्माइल करते रहना हो जाएगा, है ना, तो वो बहुत ही अलग सिस्टम रहता है। जब तुम तैयारी कर रहे थे तो उस टाइम पे तुमने कोई ऐसा खुद से रूटीन या मतलब चैलेंज टाइप कुछ ऐसा बनाया था कि यार मैं ये फॉलो करूंगा ताकि मोटिवेटेड भी रहूं, पढ़ाई भी करूं, कुछ था ऐसा? जैसे रूटीन तो बहुत बनाया था मैंने। एंड जब पहला अटेम्प्ट था एनडीए का, तो उस टाइम पे मुझे पता नहीं था कुछ खास क्या होता है रिटन के एग्ज़ाम। मैं रात रात भर बैठ के क्या तक वन शॉट देखा करता था, वन शॉट रात में निपटा दी, फिर ना मॉक दिया ना कुछ दिया, मुझे लगता था वन शॉट से हो जाएगा। अब वो पचाना भी ज़रूरी होता है, वो कुछ हो नहीं रहा था। तो उसी वजह से फर्स्ट ईयर में मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में हुआ नहीं, क्योंकि मैं कर सकता था लेकिन स्पीड का मेरा कुछ बना नहीं वहाँ पे, स्पीड सारी बिखरी रह गई और फिर नहीं हुआ। तो रूटीन का ऐसा था, जब फिर सेकंड अटेम्प्ट जब देने की बारी आई, तब फिर मैंने अपने बॉडी को थोड़ा इन्हेंस करने की कोशिश की। जैसे रूटीन है कि, तो मेरा क्या था सर, कॉलेज से ही मुझे लुधियाना जाना होता था। जिस दिन एग्ज़ाम है सुबह 5 बजे वाली बस पकड़ के लुधियाना निकलना है, फिर एग्ज़ाम देना है। तो मैंने क्या किया, 5 बजे उठना स्टार्ट किया। रूटीन बना कि 5 बजे उठूँगा, फिर इंग्लिश की वोकेबलरी जो भी रिवाइज करता था, फिर मॉक भी दिए सेकंड अटेम्प्ट में, कुछ तो रिटर्न निकल गया था। एंड फिजिकल फिर रनिंग भी स्टार्ट कर दी थी मैंने कुछ टाइम पे, तो 5 किलोमीटर रनिंग करता था डेली। पहले क्या हुआ, मतलब लेजीनेस है थोड़ी, तो सुबह मॉर्निंग में नहीं उठ पाया, तो जिस दिन मॉर्निंग नहीं उठा उस दिन फिर इवनिंग को जाने लग गया, तो फिर डेली इवनिंग को गया रनिंग पे, तो इवनिंग का बन गया। फिर ये हैबिट ऐसी बन गई कि फिर बाकी चीज़ें छूटने लगी, यूट्यूब छूट गया, काफ़ी सारी चीज़ें छूट गई एक बार वो बन गई। तो फिर जब नेक्स्ट अटेम्प्ट आए तो रिटन तो फिर इजी हो गया कि PYQs उठाए, सॉल्व करने स्टार्ट किए, एंड रनिंग चली रही थी, रनिंग कर लिया, पुशअप्स कर लिए, एंड लेकिन बहुत कुछ ऐसा था नहीं स्पेसिफिक रूटीन, शायद हो भी नहीं पाता था कॉलेज में खुद से, मतलब लेजी टाइप का। एंड क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट भी नहीं है, एंड सबसे बड़ी बात है अगर कोई साथी मिल जाए तो बहुत आसानी हो जाती है। तो मेरा कुछ था ऐसा, मतलब बिगड़ेल सा हूँ थोड़ा थोड़ा, तो नहीं होता था रूटीन का। पर ये था मोटिवेशन के लिए, तो मूवीज थी, कुछ हो ना हो मूवीज मेरे रूटीन में थी। तो उरी है, मतलब मल्टीपल टाइम्स देखता रहता था उनको। उरी देख ली, कोई भी मूवी देख ली, चलती रहती थी। एग्जाम है उससे भी पहले, एक दिन पहले बैठ के कि चलो मूवी देख लेता हूँ, नहीं देखी कोई थोड़ी सी, मतलब ऐसा हो गया था एक टाइम पे कि नहीं देख रहा हूँ फिर भी रिंगटोन बज रही है, कुछ हो रहा है, तो उससे पता चल जाता कौन सा सीन चल रहा होगा मूवी में। तो ये मोटिवेशन मतलब कभी डाउन नहीं हुआ, ये था कि हाँ मोहब्बत तो यही है, जाना ही है। नाइस। हमने इस सारी बातों में ये मैं पूछना भूल गया कि ये एनडी का तुम्हारा कौन सा अटेम्प्ट था, ये भी जानना बहुत जरूरी है कि सर मैंने टोटल 4 अटेम्प्ट दिए एनडीए के, और कॉलेज पहुंच के मेरे स्टार्ट हुए थे। एंड उससे भी जो जब जेई की प्रिपरेशन में था मैं, तो 2 अटेम्प्ट का पता भी नहीं चला मेरे को कब निकल गए मेरे। 12th में था तो स्टार्ट नहीं हुआ, और डोप ले रखा था, तैयारी कर रहा था, एंड फिर कब निकल गए पता नहीं चला। फिर जब कॉलेज में स्टार्ट किया तो पहले मैं रिटन क्लियर नहीं हुआ, फिर सेकंड दिया, रिटन क्लियर हुआ SSBI जलंधर में, वहाँ गया, वहाँ स्क्रीन आउट हो गया पहले दिन। फिर दोबारा दिया, रिटन क्लियर किया, स्क्रीन इन भी हुआ, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हो गया बेंगलुरु से। फिर मेरे को सीक्वेंस भी लगता था कि हाँ सीक्वेंस सही चल रहा है, अब रिकमेंडेशन अच्छी है। तो फिर लास्ट टाइम था, फिर तो जो कर सकता था, जितना कर सकता था किया, कोचिंग भी आया जैसा कर सकता था, फिर रिकमेंड भी हुआ इस बार, फिर मेडिकल में आर्मी फिट भी हो गया। जब इतने अटेम्प्ट जा रहे थे सत्यम, चौथे अटेम्प्ट में फाइनली हुआ है, तो क्या कभी बीच में फीलिंग आई कि छोड़ देता हूँ यार, नहीं हो पा रहा है टाइप्स, ऐसा लगा? सर छोड़ने की तो नहीं थी, मतलब कभी ये था कि जाना तो इधर ही है, बट हाँ सैड मोमेंट तो बहुत सारे थे। मंदिर में जाके बैठ जाया करता था कि हो क्या रहा है, हो ही नहीं रहा। एंड बट ये भी था अंदर से कि हाँ प्रिपरेशन भी नहीं किया पूरी ईमानदारी से, वो था कि हाँ प्रिपरेशन की कमी है, जब करूँगा तो हो भी जाएगा, तो उस वजह से। बाकी हाँ अगर ऐसा होता कि पूरी ईमानदारी से प्रिपरेशन की तब नहीं होता, तब ये लगता कि यार क्या चीज़ है ये, हो ही नहीं रहा है। बट ये था अंदर से कि हाँ कि पूरी शिद्दत से अभी कर नहीं रहा हूँ, क्योंकि कर रहा था बट वही ऑनलाइन ग्रुप बना के व्हाट्सएप पे, जूम पे डेली रात को कर रहे हैं प्रैक्टिस, बट वही था, उतना इफेक्टिव नहीं हो पाता। तो ये था कि हाँ परफेक्ट एकदम ट्रू गाइडेंस मिल नहीं रही। एंड स्पेसिफिकली किसी अगर आर्मी ऑफिसर से मिल जाए जो इन चीज़ों में रह चुका है, तो आई थिंक दैट इज़ अ बून फॉर अ कैंडिडेट, क्योंकि वो जो झेल के आए हैं वो यहाँ पे बता रहे हैं, एंड वही चाहिए स्पेसिफिक। तो वो गाइडेंस नहीं थी तब तक, इसीलिए। बट ऐसा कभी नहीं लगा कि छोड़ देता हूँ, क्योंकि वो एक बचपन से मम्मी का रोल इनडायरेक्ट ये था कि महाभारत रामायण ये सब पढ़ाई, तो उनमें भी यही सब है, अर्जुन गांडी उठाओ ये करो, है ना, तो वो रोल मुझे बहुत अच्छे लगते थे, लाइक वीरों के टाइप। तो कविताएं भी उन्हीं पे लिखता था, तो ये था कि छोड़ना नहीं है, करना तो यही है।
ताकि देर सवेर से पहुंच ही जाएंगे, हम्म। ये था। उस टाइम का सबसे लोएस्ट पॉइंट मतलब कभी आया हो कि यार जब लगा कि यार ये तो नहीं हो रहा है टाइप्स, और क्या करूं मैंने तो कुछ। लोएस्ट पॉइंट सर तब होता था जब यहाँ पे मैं सोच के जाता था कि जब बेंगलोर में एसएसबी थी तो उससे पहले रात को नींद ही नहीं आती, कुछ दिन पहले ही एसएसबी से। एंड यही लगता है कि इस बार हो गया तो 4 साल बाद स्टार, 3 साल बाद स्टार, कदमों पे ऐसे लगने लगता है कुछ ना कुछ। तो फिर लगता था कि हाँ अकेडमी लाइफ होगी, ये होगा। एंड फिर जब कॉन्फ्रेंस आउट होके वापस आते हैं, उतना दुख तब भी नहीं होता कि, लेकिन फिर जब वापस कॉलेज पहुंचते हैं और फिर वो करिकुलम स्टार्ट करते हैं जो कभी करना नहीं है, जो मन ही नहीं करता बिल्कुल, तब लगता है कि यार क्या ज़िंदगी जी रहा हूँ। एंड वहाँ पे फिर वही बस पॉडकास्ट देखते रहो, फ़ोन के अंदर वो सब देखते रहो, लेकिन रियल लाइफ में नहीं हो रहा होता है। तब लगता है कि ये मुझे करना ही नहीं है, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो करनी है, वहाँ जा नहीं पा रहा हूँ। तो वो सबसे मतलब लो पॉइंट होता है फील करने का। बट हाँ यही होता है कि कर लूँगा, पूरी शिद्दत से तैयारी करूँगा तो हो जाएगा। जब आज तुम इस स्टेज पर हो यहाँ पे, जब तुमने सब क्लियर कर लिया, तो आज उन मोमेंट्स को कैसे देखते हो कि क्या मोटिवेशन का काम ही करते थे उस टाइम पे? मतलब होता है ना उस टाइम पे तो कुछ अलग लग रहा होता है, ऐसा आज उस फेज को कैसे देखते हो? ये अभी तो मतलब नॉर्मल लगता है क्योंकि रिकमेंड हो गया हूँ। हम्म। लेकिन जब तक नहीं हुआ था तब तक तो लगता भी बहुत टफ था कि यार बहुत टफ है एसएसबी, पता नहीं कैसे कर लेते हैं लोग। एंड काफ़ी मुश्किल लगते थे उस टाइम पे तो। बट अभी जब हो चुका है तो थोड़ा आसान है, लगता है कि यार ये हो जाएगा, कॉन्फिडेंस रखो, ये रखो वो रखो। बट हाँ मेहनत करनी पड़ती है। चलो अब आते हैं तुम्हारी प्रिपरेशन स्पेसिफिक, Yes. राइट? तो हिंदी मीडियम का जो इतना बड़ा डर है, Yes. वो तुम्हें सबसे पहले कब फील हुआ कि यार मतलब इससे तो डिफिकल्ट है, मतलब गलती कर दिया यार, इंग्लिश मीडियम से होता तो शायद डिफरेंट होती चीजें। हाँ सर, कभी कभी लगता था कि हाँ। यार इंग्लिश मीडियम से होता तो आसान होता, हाँ। क्योंकि यहाँ पे जो कोचिंग आते हैं उनका फोकस है साइक पे, टेट पे, वेट पे, एसआरटी पे, जीटीओ में जीडी पे, करंट अफेयर्स पे, जियोपॉलिटिक्स पे। हाँ। और मेरा फोकस है इंग्लिश पे। एक तो जियोपॉलिटिक्स भी देखनी है, ऊपर से इंग्लिश भी समझ नहीं आ रही। जो इंडियन एक्सप्रेस जो भी न्यूज़पेपर है उनकी वोकेबलरी भी समझनी है पहले, तो वहाँ पे डिफ़िकल्टी आती थी। एंड बाकी लोगों को सिर्फ ये सब देखना है और मुझे एक्स्ट्रा चीज़ मतलब लेके चलनी है इंग्लिश की। तो वहाँ पे लगता था कि यार कभी इंग्लिश मीडियम से होता, पर फिर लगता था कि नहीं नहीं, फिर तो परवरिश ही अलग हो जाती, क्या पता कैसा रहा होता, अभी जैसा हूँ परफेक्ट हूँ। फिर एक चीज़ ये थी सर कि बचपन से मतलब लैंग्वेजेस का कुछ शौक था कि जितनी ज़्यादा इंग्लिश मेरे को नॉलेज आएंगी, मतलब लैंग्वेजेस जितनी ज़्यादा मैं बोल पाऊंगा उतना ज़्यादा अच्छा दिखूंगा, मुझे अच्छा लगेगा। कि जैसे जब पढ़ता था छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में, तो उनके भी हर में ये कॉमन चीज़ होती है कि मल्टीपल लैंग्वेजेस जानते थे, मराठी भी बोल रहे हैं, अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भी बोल रहे हैं। यस यस। तो लगता था कि ये बड़ी सही चीज़ है, मुझे भी लगता था। और इसी वजह संस्कृत भी आती थी बचपन से, नाना जी के कुछ घर के संस्कार ये सब पढ़ना, श्लोक वगैरह नाना जी भी अपने साथ ले जाया करते थे कहीं पूजा पाठ में, तो वहाँ बैठ के पढ़ना। तो मुझे अच्छा लगता था कि हाँ लैंग्वेज तो कभी चैलेंज नहीं देखा इंग्लिश को कि मतलब बहुत ही बुरा हो गया मैं हिंदी मीडियम से हो गया। कॉन्फिडेंस हमेशा से था कि टीचर्स में भी बिलीव था। एंड फिर टीचर्स का भी रोल था, जैसे रमाकांत सर का पता है, वो इंग्लिश के टीचर थे मेरे। अच्छा। तो उन्होंने इतने अच्छे से पढ़ाते थे, वो उन्होंने मुझे सिर्फ 9th-10th में पढ़ाया, 11th-12th में था ही नहीं कोई पढ़ाने वाला। तो उस टाइम पे लगता था कि अब तो सर भी नहीं है, कैसे करूँगा। बट उनकी जो गाइडेंस थी उस टाइम पे कि करते रहो, क्योंकि उन्होंने एक इंटरेस्ट जगा दिया था इंग्लिश में। तो मैं डिक्शनरी लगा के जो भी सिलेबस बुक थी उनसे ही पढ़ता रहता था। एंड उन्हीं के मतलब सर नहीं थे लेकिन उससे भी मैंने कर लिया था वहाँ पे। बट फिर भी वो रिटन स्पेसिफिक था कि बस लिखनी आती थी, बोलनी नहीं आती थी। तो फिर बस यही है, मेहनत करता रहा, मेहनत से ही सर हो जाता है। यस। जब तुम पहले 3 अटेम्प्ट में तुमने एसएसबी गाइडेंस नहीं ली, राइट? Yes, जब 4th अटेम्प्ट में जब एलडब्ल्यूएस तुम आए, और वहाँ का जो सबसे पहले तो एक्सपीरियंस कैसा था? वो मतलब वो 15 दिन क्या स्केड्यूल था, क्या कुछ सीखा? सबसे पहले तो वो बताओ। सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, मतलब इतना घर पे मज़ा नहीं आया जितना यहाँ पे 15 दिनों में आया। मतलब स्लीप डेप्रिव्ड भी हैं, आँखों में नींद भरी पड़ी है पूरी, और जनवरी की ठंड है, खांसी भी हो रही है, लेकिन फिर भी मज़े बहुत आ रहे हैं। हर एक अगले टेस्ट की वो भी है, ऊपर से नीचे भाग रहे हैं पूरे टाइम, कपड़े बदलने का टाइम नहीं है, नहाने धोने का टाइम नहीं है। बट क्योंकि वही है ना, जब साथी मिल जाए कोई साथ में जो सेम माइंडसेट वाले, और यहाँ पे इतने सारे लोग मिल गए, इतने सारे अच्छे दोस्त बन गए, एंड जिसको भी देखो हर एक स्माइल के साथ, और बोलते भी थे कि यार तेरा हो जाएगा, लगता है तुझे फील आती है तेरा हो जाएगा। मैं सोचता हूँ मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, इनको कैसे आ रहा है मेरे में। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मतलब। एंड आर्मी ऑफिसर्स के साथ भी पहला इंटरेक्शन था,
कभी फिजिकली किसी आर्मी ऑफिसर के साथ ना मतलब देखा नहीं आमने सामने से बात करते हुए, एंड यहाँ पे कोचिंग में सर बता रहे हैं, क्वेश्चंस पूछ रहे हैं उनसे, वो जवाब भी दे रहे हैं। तो बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था एंड मज़ा भी आ रहा था। फिर जो टफ पार्ट होता है ना वो घर पे लगता है बैठ के कि बहुत टफ है, टेट की प्रैक्टिस करते हैं, वो करते हैं। यहाँ पे तो 5 बजे उठा के मॉक करवा दिया था हमारा, मतलब 5 बजे आदमी को होश नहीं होता कि लिखूं क्या, 5 बजे उठा के मॉक दे रहे हैं हम टेट के, एंड उसमें भी समझ नहीं आ रहा अब लिखूं क्या, ब्लैंक हो रहा है दिमाग वहाँ पे। बट ये था पहले से ही पता था कि मज़ा आने वाला है, क्योंकि सेम माइंडसेट के लोग वही, एंड हमेशा मैं चाहता ही था कि ऐसी कंपनी मिले कहीं ना कहीं पे, किसी कैंप, जैसे एनएसएस में हूँ कॉलेज में, तो वहाँ पे भी कैंप कहीं अगर मौका मिलता है तो देखता हूँ, शायद आर्मी वाला कोई तो कोई मिल ही जाएगा, मज़ा आएगा। तो सेम यहाँ पे माहौल मिल गया तुम्हें यहाँ पे। यस सर, मतलब वही आर्मी में चाहिए वो सेम यहाँ पे मिल गया, वैसा ही कुछ। एंड दोस्त इतने सारे, रिकमेंडेशन की वो, फिर सर कोऑर्डिनेटर्स का बहुत बड़ा रोल था। आदर्श सर थे हमारे टाइम पे, सुदर्शन सर, सोनम मैम। तो सुदर्शन सर रात में आया करते थे हमारे रूम में, अभिमन्यु में, रात भर बैठ के बातें किया करते थे। तो लगता था कि अब और कहीं तो जाना ही नहीं है, मतलब वो ऐसी चीज़ बन जाती है कि उसके अलावा कुछ समझ ही नहीं आता, प्लान भी मतलब एक्चुअली कोई होता नहीं है, बस एक रफ आइडिया होता है, लेकिन मन उसका भी नहीं होता। तो मतलब वंडरफुल मतलब अब तो है क्या है, मैं लेक्चरेट दे दूंगा इसके ऊपर कि एलडब्ल्यूएस में कैसा लगा, पर खत्म ही नहीं होगा वो। अमेजिंग ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। अच्छा, अब तुम हिंदी मीडियम से थे, मेरे हिसाब से मैक्सिमम लोग इंग्लिश मीडियम से थे। यस सर। तो जब वो तुम एसएसबी की जब तैयारी कर रहे थे, तुमने बता दिया कि चलो ठीक है कि मैं उस टाइम इंग्लिश पे भी काम कर रहा हूँ, बाकी लोग ये कर रहे हैं, और तुमने बताया था कि यहाँ से तुम गए, उसके बहुत जल्दी तुम्हारी रिसेंट में एसएसबी थी। यस सर। तो मतलब वो प्रिपरेशन फिर कैसे, सब कुछ मैनेज कैसे करें, इंग्लिश भी बोलनी और ये भी करना है, कैसे करा? सर उसमें ये भी था कि मेरी इंग्लिश मतलब बेकार थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को भी देखा है, जैसे स्पेसिफिकली जो हिंदी मीडियम से होते हैं, उनका क्या रहता है माइंडसेट कि हम सिर्फ 12th तक पढ़ते हैं इंग्लिश, उसके बाद तो फिर कहीं काम ही नहीं आनी, तो बस इतना कर लो कि पास हो जाए। तो मेरे काफ़ी दोस्त भी थे स्कूल में, टीचर में कोई कमी नहीं थी, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, एकदम जो पूछना है पूछो, बट उनका माइंडसेट यही था मोस्टली का कि बस 12th में पढ़नी है, फिर अपना जो करना है वो करेंगे, सरकारी एग्जाम की तैयारी करेंगे। एंड जो भी मोस्टली सरकारी यूपीएससी टाइप उनमें चल जाती है हिंदी, उनमें सिर्फ इंग्लिश का कंपल्शन नहीं है। एंड मैं देखता भी हूँ अपने, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो एकदम लंबे चौड़े हट्टे कट्टे फौज, एकदम लगते हैं फौज मटेरियल, बट उनका प्रॉब्लम वही है इंग्लिश। तो बोलते मैं कि यार हम हमसे नहीं होने वाला, इंग्लिश आती है उसमें। तो मेरा वो माइंडसेट नहीं था, मतलब एक तो लैंग्वेज का भी प्यार था कि हाँ जितनी ज़्यादा आए उतना ज़्यादा अच्छा, ऊपर से टीचर्स का सपोर्ट था, मतलब मैथ्स में भी ऐसे ही मैं खींच जाता था अपनी मैम के आगे कि मैम ये हो क्या रहा है, कहाँ से क्या चल रहा है, फिर मैम बताते नहीं, बाबू बाबू देखो ऐसे करके। तो इतने प्यार से कोई बताएगा तो कौन नहीं पढ़ेगा। तो वहाँ से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट जगता गया। फिर एलडब्ल्यूएस में आया तो सर पहले दिन आपसे मुलाकात हुई, आप आए, फिर विकास सर आए, तो उन्होंने एक चीज़ बोल दी कि कोई हिंदी में बात नहीं करेगा, सब इंग्लिश में बात करेंगे। ठीक है, एक्सेप्टेड। अगले दिन से फिर इंग्लिश में ही हम सारे बोल रहे थे, तो तला रहे थे जो भी हो रहा था। तो बेसिक ठीक थी, लेकिन पूरा दिन भर बोलना वो एक टफ टास्क हो जाता है। मतलब 15 दिन एलडब्ल्यूएस में इतनी इंग्लिश बोली जितनी महीनों में नहीं बोलते हम 6 महीने 7 महीने उतनी नहीं हो पाती, कुछ बोलते ही नहीं है। फिर एंड एक बार क्या हुआ, हम ऐसे क्लास में बैठे थे, मॉर्निंग में न्यूज़पेपर सेशन चल रहा था, तो सोनम मैम ने पूछा हाथ खड़े करो, इंग्लिश में किसको दिक्कत आती है। मैंने हाथ खड़ा किया, मैम ने बोला न्यूज़पेपर उठाओ, एडिटोरियल पेज, लाइब्रेरी में जाओ, चिल्ला चिल्ला के पढ़। मैं गया लाइब्रेरी में, चिल्ला चिल्ला के पढ़ रहा था, एंड सोनम मैम ने फिर मेरा गला खराब करा दिया। तो मैं फिर वो डेली हैबिट बन गई चिल्ला चिल्ला के पढ़नी। तो वहाँ से मतलब प्रोनाउंसिएशन भी ठीक होने लगी, कॉन्फिडेंस तो फिर आने ही लग गया था। ये था कि हाँ बहुत बड़ा हर्डल नहीं है अब, कि थोड़ी ठीक थी, लिखने वाली ठीक थी, फिर बोलने में मतलब वही होता है ना कि पहले सोच रहे हैं हिंदी में, फिर ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में, फिर उसको बोल रहे हैं, तो वो बैरियर खत्म हो गया ट्रांसलेशन वाला। सोचने भी फिर इंग्लिश में लग गए, निकलना तो वो है ही फिर मुंह से, बोलने भी इंग्लिश में लग गए। तो वो मतलब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया 15 दिन में, क्योंकि पूरा सब कुछ ही इंग्लिश में हो रहा है। दोस्तों से जो भी बात कर रहा हूँ तो पहले सोच रहे हैं इसको क्या बोलते हैं फिर बोल रहे हैं उसको, फिर बोल रहे हैं, फिर बगल वाले से भी पूछ रहा हूँ, और उसको भी इंग्लिश में ही पूछना है कि इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में भी नहीं पूछ सकते। फिर वो बता रहे हैं, फिर कुछ दोस्त बोलते भी थे कि यार तू लगता नहीं हिंदी मीडियम से है, तो मैं बोलता था कि हाँ मेरे सर ऐसे थे, उन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया। तो ऐसे सर इंग्लिश का मतलब कभी हेट नहीं आई कि बहुत बच्चे कह रहे हैं क्या इंग्लिश है यार, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, अब वो तो है ही कि, लेकिन हम निगलेक्ट भी नहीं कर सकते ना। आगे एनडीए में जाएंगे, वहाँ पे भी कोई ना कोई एक लैंग्वेज सीखनी है। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त है
अभी वो फर्स्ट टर्म कंप्लीट हुआ उसका, मेरी बात हुई तो बोल रहा है कि मैं यार फिजिक्स में फेल हो गया। मैंने बोला तू तो ग्रेजुएशन में था पहले, बीएससी छोड़ के गया और फिजिक्स में फेल हो गया एनडीए में फर्स्ट टर्म में। बोलता है नहीं, वो उसको शायद चाइनीज सिखा रहे थे कि मैं चाइनीज पे ज्यादा फोकस करने लग गया तो फिजिक्स में फेल हो गया। तो लैंग्वेज वो तो पीछे ही नहीं छोड़ेगी, वहाँ फौज में आपको और सीखनी है। मेरे भी ऐसा मानना है, जैसे मान लो फौज में जाते हो तो इट्स नॉट अबाउट नॉर्थ इंडिया, इट्स अबाउट इंडिया। तो आप जाओगे तो आप ही के ही अंडर कितने सारे स्टेट्स के लोग होंगे, तो एक कॉमन प्लेटफॉर्म तो इंग्लिश निकल कर आता ही है। तो मतलब उतना कुछ नेगेटिव नहीं लगता, मतलब कि भाई ऐसा कि इंग्लिश क्यों है टाइप्स, मतलब जो बात बोलते हैं कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेज छोड़ गए, मतलब मुझे लगता है कि अगर आपको पूरे वर्ल्ड में अपनी प्रेजेंस बनानी है तो मतलब एक कॉमन मीडियम रखो तो ज्यादा बेटर है। ऐसा नहीं कि जैसे चाइना ने ग्रो नहीं करा, ऐसा नहीं कि फ्रांस ने ग्रो नहीं करा, बट उसके बावजूद भी इंग्लिश का उन्होंने इंपॉर्टेंस हमेशा से रखा है, तो रखना चाहिए। एटीट्यूड वैसा ही होना चाहिए, मतलब मुझे लगता है गेम सारा एटीट्यूड का है। मतलब बच्चा ना पहले हार मान लेता है, उसको लगता है यार इंग्लिश है तो बस नहीं हो पाएगा हमसे, वो बस माइंड सेट का अगर सोच ले तो इतना मुश्किल है ही नहीं। मैं फर्स्ट डे बोलता हूँ क्लास में हमेशा ही, एसएसबी क्लास में, कि यार जो भी बच्चा आज इंग्लिश बोल रहा है ना, मेरे हिसाब से बस इसलिए बोल रहा है कि उसको माहौल मिला है। वो माहौल हम दे रहे हैं, आप भी बोल लोगे। जो भी एनडी क्रैक करके आया है, हर बच्चा मतलब समझता तो है इंग्लिश, ऐसा नहीं कि समझता नहीं है, कुछ पढ़ेगा तो उसको समझ में आएगा कि कहना क्या चाहता है, बस बोलता नहीं। जो वो मान ले, जो सोच ले कि मुझे बोलना ही है, कंपल्शन कर ले तो हो ही जाता है। वही सेम केस तुम्हारे साथ भी हुआ ही है। सर बोलते भी है ना, लव इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। तो वही है, अगर प्यार है आर्मी से तो फिर इंग्लिश वो बुरी नहीं लगेगी, लेकिन अगर मुझे चाहिए तो करनी है, अब अच्छी हो बुरी हो मैं करूंगा। एंड ठीक है, अब जब तक नहीं है और लैंग्वेजेस का, ठीक है, जब और लैंग्वेजेस आएंगी तब वो देख लेंगे, अभी इंग्लिश है तो करते हैं। एंड ऐसे ही जब मैं कहीं और का भी सोचता हूँ, जैसे मराठी भी मेरे को सीखने, जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ता हूँ तो लगता है कि यार मराठी भी आनी चाहिए, अच्छी लैंग्वेज है, तो लैंग्वेजेस का इतना इफेक्ट नहीं पड़ता। एंड आगे जाके सीखनी है तो वो फिर बैरियर नहीं लगना चाहिए। अच्छा सत्यम, ये पूछूंगा कि पूरी जर्नी में मतलब तुमने बहुत अप्स एंड डाउन देख लिए, पहले रिटर्न क्लियरनेस, स्क्रीनिंग, कॉन्फ्रेंस, ये सब राइट, सब देख लिया तुमने, जो एक मतलब प्रॉपर एक होता है ना डिफेंस एस्पिरेंट की जर्नी में, तुमने सब देख लिया है। यस, कंप्लीट हो गया। तो कोई एक एडवाइस जो तुम देना चाहोगे, चाहे अपने जूनियर्स को या खुद को, कि यार ये गलती शायद नहीं करनी चाहिए थी, अगर ये ना करता तो शायद पहले हो जाता? यस सर, एडवाइस तो बहुत हैं, लेकिन जो सबसे है कि पहले ही अटेम्प्ट में जो झोंक सकते हो झोंक दो, बचा के मत रखो। एक बैक ऑफ द माइंड होता है ना कि अभी और अटेम्प्ट पड़े हैं मेरे पास, कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा उसमें हो जाएगा, ये सोच ही नहीं रखनी चाहिए। पहला अटेम्प्ट है, मैं इसको एक तरह से इन्वेस्टमेंट दिखता हूँ कि जो प्रिपरेशन है आपकी, आप 6 महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, आगे आपकी पूरी लाइफ फिक्स हो जानी है। तो कोचिंग करनी है, कुछ भी करनी है, जितना ज़्यादा जहाँ से कर सकते हैं, जैसे कई लोग घर बैठ के करते हैं, मतलब मैं भी 30 खान था एक तरह का कि यार हो जाएगा, मेरे अंदर तो बचपन से है, मेरा कैसे नहीं होगा। तो ये था कि फिर नहीं हुआ। तो ये है कि जहाँ से बेस्ट जितना हो सकता है कोचिंग जाओ, तैयारी करो, रिटन की भी अच्छे से एकदम करो, रिटन में भी कसर नहीं रखनी चाहिए क्योंकि फिर लफड़ा हो जाता है मेरे डाउट का। तो इसलिए है कि मतलब पहले अटेम्प्ट में जान झोंकता हूँ, बाकी चीज़ें हैं एकदम कम कर, जैसे मेरा कॉलेज का था तो लास्ट अटेम्प्ट था, मैंने एकदम ही कम कर दिया, बहुत ज़्यादा, बस इतना कर लिया कि पास करता रहूँ जितने रेगुलर एग्जाम्स हैं। तो एडवाइस यही है कि कोचिंग कर, मतलब जो जैसे भी गाइडेंस ले सकते हो। ये मतलब एक्चुअली सच बताऊं, बहुत सारे लोगों में खासतौर से, मतलब मैं एक बार को ना, रिटर्न जब बच्चा किसी भी तरीके से तैयारी करता है, मुझे लगता है काफी बच्चा तो खुद में पढ़ाई में बहुत अच्छा होता है, शायद एनडी में रिटर्न की उतनी जरूरत ना भी पड़े किसी को, गाइडेंस की प्रॉपर बहुत सारे लोगों को पड़ती है, बहुत सारे को नहीं भी पड़ती है। बट व्हेन इट्स कम्स टू एसएसबी ना, मतलब मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि भैया किसी एक्सपेरिमेंट पे मत घुसो फिलहाल। ये भैया तुम्हारी उसका लास्ट फेज है एक तरीके से, ठीक है मेडिकल भी है, बट दिस इज मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट फेज। इसमें डोंट डू एनी एक्सपेरिमेंट, चुपचाप अच्छे से गाइडेंस लेके जाओ। लेकिन जैसे तुमने करा ना, आज भी ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो उस टाइम पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब एनडी का रिजल्ट आया, मैंने स्पेसिफिकली बोला ये एक्सपेरिमेंट मत करना यार। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हमारे पास आओ, हमसे भी अच्छा कोई हो सकता है, कुछ भी, कुछ कहीं से भी करो, लेकिन अपनी तरफ से ना 100% रेडी होके जाना कि यस भैया मैंने अपनी तरफ से पूरा कर लिया है, अब जो भी होगा देखा जाएगा। वरना जो वापस जो लूप है ना इसका, ये कि फिर आप वापस जीरो से ही शुरू करते हो, बहुत डिमोटिवेटिंग है। लाइक जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, उरी मूवी है तो उसमें जब वो अंदर घुसते हैं,
LOC क्रॉस करके सब कुछ होता है उनके पास, कितने हाइड आउट्स हैं, कितने टेररिस्ट होंगे, सब कुछ है, प्रॉपर प्लानिंग है। एंड यहाँ पे क्या होता है, हम जा रहे हैं फिर वहाँ पे प्लैंक देख के चौंक जाते हैं, इतना बड़ा उठ ही नहीं रहा। तो वहाँ पे प्लैंक देख के हालत खराब हो रही है। मेरे साथ हुई थी, मैं बैंगलोर गया, प्लैंक उठाने में हालत खराब हो रही है। मैं देख रहा हूँ ये क्या चीज़ है, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स। तो वही है कि हर एक चीज़ पता होनी चाहिए पहले से कैसा होगा। एंड अब तो जो जितने भी SSB सेंटर्स हैं उन्होंने एक बहुत ब्यूटीफुल स्टेप भी लिया है कि जो भी रियल SSB हुए हैं उनकी वीडियोस डाल के हाँ, कर अब दिया है। तो मतलब पूरा ही दिखा दिया। यस सर। पहले मतलब अब मैं आज से कुछ साल पहले तक तो मैं क्लास में ये बात ही बोलता हूँ कि पहले वो कोचिंग चलती थी जो ये बता देती थी व्हाट इज SSB। यस सर। आज तो खुद डिजी रिक्रूटमेंट ने बता दिया व्हाट इज SSB यस सर। विद ईच एंड एवरी स्टेप पूरा डिटेल में। यस सर। तो आज के डेट में वो कोचिंग नहीं चलेगी जो ये बताएगी व्हाट इज SSB, कुछ और चाहिए वो जो मतलब हम लोग कर रहे हैं, मतलब जो भी कर रहे हैं। बट वो कितना हेल्पफुल हो गया है, आज आपको आइडिया लग पा रहा है, सच में देख पा रहे हैं। यस सर। एंड तो सरप्राइजिंगली जब हम थे वहाँ पे भोपाल में रिकमेंड हुए, तो उसके फिर अगले दिन हमें बुला के बोलते हैं कि शूटिंग होने वाली है, तो आप लोग रेडी हो जाना। तो हम बोले ठीक है, मुझे लगा चलो बढ़िया है, अब वीडियो भी बनेगी। फिर हमारी आई है उसमें थोड़े बहुत सीन है, मतलब उन्होंने एक्चुअल SSB जो है वो भी दिखाई है। फिर कुछ पार्ट जो मिस हो गए उनके, कहीं पे शायद शूटिंग वगैरह खराब हो गई, तो वो कुछ रिकमेंडेड कैंडिडेट्स को लगवा के उनका वापस से SSB करवाया। तो हमारा वो हुआ था। यस सर। तो हमारे कुछ टास्क वापस से करवाए, वापस हमारे प्लस वाले चेस्ट नंबर ले लिए, नए चेस्ट नंबर दिए। एंड उसमें भी फिर हम लोग जा रहे हैं, बाकी सारे देख रहे हैं ये तो रिकमेंड हो गए थे। तो हमारे ग्रुप बैच वाले क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं अरे नहीं नहीं वो लड़ाई हो गई हमारे बैच में, अब इन्होंने हमारा कैंसिल कर दिया पूरा रिकमेंडेशन, वापस से होगा हमारा SSB। मजाक कर रहे थे उनसे। तो तेरा उसमें है तेरी फोटोज क्लिप्स वाले में है। हाँ कुछ क्लिप्स हैं, सारी तो नहीं है क्योंकि रियल SSB की सारी पड़ी हैं, सिर्फ एक दो स्पेसिफिक टास्क में। एंड उसमें फिर सर उसमें यस सर, मतलब डॉक्यूमेंटेड हो गया परमानेंट। मतलब मेरे हिसाब से बार बार ये बनेगा नहीं, मतलब एक बार बना दिया मतलब दोबारा कभी प्रोसेस चेंज होगा तो कभी बनाएंगे, अदरवाइज बनाएंगे भी नहीं इसको। यस सर। अच्छा है, ये भी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कितने दिन का फिर एक्स्ट्रा ये हुआ था सर? ये मतलब हमारे मेडिकल चल रहे थे, तो दिन में मेडिकल्स खत्म होते, शाम को बुला लेते थे। अच्छा, शाम में ये काम करते थे। यस सर। एंड सर्दियों का टाइम था तो उस टाइम बढ़िया से हो जाता था। बहुत बढ़िया। चलो अब हिंदी मीडियम स्पेसिफिक स्टूडेंट्स के लिए जैसे क्या मतलब तुम्हारी एडवाइस रहेगी, जिसका मतलब स्पेसिफिकली हिंदी मीडियम है, जो अभी जिसके दिमाग में थोड़ा बहुत सोच है कि यार मैं करूं क्या ना करूं क्या, मेरे लिए है क्या, तो उनके लिए कोई पीस ऑफ एडवाइस? सर एडवाइस एक श्लोक बता देता हूँ, नीति शास्त्र में है, उसमें बोलता है कि मनस्वी कार्यार्थी न गण्यति दुखम न च सुखम, कि जो डिटरमिन्ड है ही विल नॉट सी सॉरो और हैप्पीनेस, उसको नहीं फर्क पड़ेगा कि दुख आ रहा है सुख आ रहा है, अगर उसको करना है तो करना है मतलब। तो वैसे ही फर्क नहीं पड़ता आप हिंदी मीडियम से हो। इनफैक्ट आप अगर कुछ एसेसर्स को देखोगे SSB में भी, तो वो भी रहे होंगे हिंदी मीडियम से, उसमें भी हमको क्या पता है, काफ़ी सारे रहे होंगे, बट वो भी ऐसे माइंड नहीं करते, उनको नफरत थोड़ी है कि नहीं हिंदी वाले नहीं चाहिए। बट वही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से हो, सीख लो बस। एंड मुझे लगता है ये तो हमारी एक अलग सी अचीवमेंट हो जाती है कि वो तो कर ही रहे थे, उसके साथ में इंग्लिश भी सीख गए SSB की वजह से। हाँ तो यही कि जो करना है करो, एडवाइस बहुत सबको पता है क्या करना है, बुक्स पढ़ो। एंड सबसे बेस्ट है बेटा बुक रीडिंग। मतलब जब हम थे LWS में भी, तो सर ने बताया कि अगर हॉबीज़ में बुक रीडिंग है तो बेस्ट है। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मेरी तो है ही, बुक्स पढ़ पढ़ के इंग्लिश इंप्रूव हुई है। एंड जो सर मैंने बताया ना 15 दिन में बोल रहा था, वो इसलिए नहीं बोल पा रहा था कि सिर्फ यही बोल रहा था, जब कॉन्फ्रेंस आउट होने से 6 महीने के गैप में मैंने बुक्स ही पढ़ी हैं जिनसे मेरी, क्योंकि क्या होता है हम बोलते नहीं है, कभी हमें एनवायरनमेंट नहीं मिला, लेकिन जब हम बुक पढ़ रहे हैं तो बैक ऑफ द माइंड हम हर एक लाइन को पढ़ ही रहे हैं, बोल रहे हैं, एक तरह से मन में बोल रहे हैं। तो वो बोलते बोलते फिर वो फेमिलियर हो जाते हैं, हर एक वर्ड टर्मिनोलॉजी समझ आने लग जाती है। तो यही है कि सब कुछ, जैसे जब मैं LWS में भी था तो अनिरुद्ध, वो अभी इंडियन नेवल एकेडमी में है, तो तब वो आया था प्रिपरेशन करने वापस अगले NDA की, तब उसका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। तो मैं भी तब ऐसे ही एडवाइस मांगता रहता था कि भाई कोई बता दो। तो मैंने उससे पूछी कि उसने बोला कि देखो अगर तुझे इंग्लिश पे काम करना है, एक काम कर, रात में सोने से पहले मिरर के सामने जा, दिन भर जो कुछ भी किया है पूरा इंग्लिश में बोल, A to Z पूरा बोल, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट रिकॉर्ड कर ले, यूट्यूब पे डाल दे प्राइवेट करके, कोई देखेगा। तो फिर मैंने उसी दिन से किया। तो सब लोग GD कर रहे होते थे, कुछ कर रहे होते थे, मेरे पास एक और टास्क था। फिर मैं वॉशरूम में जा रहा हूँ मिरर में, अब वहाँ पे कोई लोग हैं, फिर छत पे जा रहा हूँ, वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फिर 10-15 मिनट बोल रहा हूँ। तो फिर मज़ा आने लग गया उसमें भी, क्योंकि 2-3 दिन थोड़ी हड़बड़ी होती है, फिर आराम से बस बोले जा रहा हूँ। फिर रूटीन के अलावा फिर कहीं से कहीं पहुँच गया, कहीं से कहीं पहुँच गया, फिर मतलब खुद से ही बातें होती हैं फ़ोन में, रिकॉर्डिंग होती है। तो वही है, जितना
अच्छे से हम करेंगे, जो भी मेथड सारे अवेलेबल हैं, बुक पढ़ो, अगर मूवीज़ देख रहे हो तो सबटाइटल के साथ देख लो, क्योंकि अगर फॉरेनर्स की देखेंगे तो वो शायद समझ ना आए। एंड जो पॉडकास्ट है राज शमानी की है, वो इंडियन है, और इंग्लिश की पॉडकास्ट देख लो, या जो भी देख लो सबटाइटल। अब तो सर ऐसा हो गया है कि कोई मूवी देखता भी हूँ तो जैसे हॉटस्टार पे है, देखा कि कैप्शंस अवेलेबल हैं या नहीं, नहीं है तो फिर अब क्या मजा आएगा, फिर मतलब ऐसा लगता है ये तो वेस्ट हो जाएगा 2.5 घंटा, मेरा कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा, सिर्फ स्टोरी आएगी दिमाग में। एंड सर जैसे मैं मूवीज़ को भी रिवाइज करता रहता हूँ रिपीट वापस, तो फिर मेरा फोकस ही सबटाइटल्स पे रहता है, सब कुछ तो पता है, फिर सबटाइटल चल रहे हैं और बोलता जा रहा हूँ, मन में ही बोलता भी जा रहा हूँ, मतलब अब मज़ा आने लग गया उसमें। तो हडल नहीं लगता। पॉडकास्ट हैं, जैसे पहले क्या होता था कि मैं पोएट्री करता था तो हिंदी में ही होती थी। एक दिन क्या हुआ, हमारा एग्ज़ाम था कॉलेज के एंड से, अब उसमें मैम ने, मैं PYQs देख रहा था तो उसमें था लास्ट में 10 मार्क्स का क्वेश्चन था कि राइट एनीथिंग, एनी पोएट्री, एनी कंटेंट, एनी स्टोरी। अब मैंने बोला एग्ज़ाम तो इंग्लिश का है और मैं करता हूँ पोएट्री, मतलब ठीक है अब इंग्लिश में करते हैं। तो मैंने रात में 1 घंटे बैठ के कुछ लाइन्स प्रिपेयर की, 8-10 लाइन प्रिपेयर की। अगले दिन एग्जाम हुआ, 2 घंटे में खत्म कर दिया, 1 घंटा बचा हुआ था, 1 घंटे फिर सोच सोच के बनाई, इंग्लिश में बना दी पूरी। एंड फिर क्वेश्चन पेपर में भी लिख ली कि भूल जाऊंगा घर पे जाके, तो फिर वो भी मुझे लगा कि चलो इंग्लिश में भी हो गई, कुछ तो स्टार्ट हुआ। तो यही है, मतलब अब आसान लगता है सर कि सिर्फ बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो, कोई एक अच्छी हैबिट बहुत सारी अच्छी हैबिट बना देती है। वो जो मिरर वाली हैबिट थी, वो बोलते रहना, वो लाइब्रेरी में चला चला के अखबार पढ़ना कलेक्टिवली, एंड कुछ भी नहीं कर पा रहे तो हिंदी मीडियम वाले जितने भी हैं कि बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो। मतलब बुक में तो ऐसा मटेरियल टेट वेट SRD सब कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि एक्शंस मिल रहे हैं, स्टोरीज मिल रही हैं इतनी सारी डिफरेंट। एंड मेरा क्या था, मूवीज़ में तो उतनी डिटेल्स बताते भी नहीं है, बता भी नहीं सकते। एंड मूवीज़ कितनों पे बनी है, 10 11 12 नाम की मूवीज़ हैं, बट एक ही बुक में 15-16 स्टोरीज मिल जाती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। जैसे एंड सर क्या कनेक्शन फील होता था मेरे को, जैसे मेजर मोहित शर्मा के बारे में पढ़ रहा हूँ तो उनका पढ़ लिया कि अरे ये भी कॉलेज में थे, इन्होंने भी कॉलेज छोड़ा था, मैं भी छोड़ूंगा, मतलब है ना। अच्छा उनका भी भोपाल में था, मेरा भी भोपाल ही है, तो बहुत फिर मज़ा आता है उसमें, फिर मतलब हजम नहीं होता खाना जब तक कुछ बुक ना पढ़ लो तब तक। तो ये कि हर्डल कुछ नहीं है, सब ये बैक ऑफ द माइंड में रहता है। एंड फिर जब हार ही मान ली कि इंग्लिश से ही डर गए तो आगे जाके तो फिर क्या ही करेंगे फौज में, फिर तो मतलब लायक ही नहीं है उसके। बिल्कुल सही कह रहा, मतलब मैं भी बिल्कुल इसी थॉट प्रोसेस को ही मानता हूँ यार, कि जैसे मेरे हिसाब से ये सारा गेम माइंडसेट का है। अगर आप सोच लोगे आपको करना है तो हो ही जाएगा। और आज के टाइम में इतना कुछ अवेलेबल है, सच पूछे तो किसी के एडवाइस की नीड भी नहीं है, सब कुछ तो ऑलरेडी है। जैसे सत्यम बता रहा है ये मिरर टॉकिंग, ये मतलब आप कहीं भी यूट्यूब पे डालोगे ना, हर कोई ये बता रहा होगा कि भैया आप अपने आप से बात करना सीखो। उससे 2-3 एस्पेक्ट मतलब आपके कम्युनिकेशन के स्ट्रॉन्ग होते हैं। एक बार इंसान अपने आप को फेस करना सीख जाता है तो दुनिया को बहुत आसानी से फेस कर लेता है। आप स्टार्ट करो बिल्कुल बेसिक से, अपने बारे में बताना स्टार्ट करो, अपने रूटीन के बारे में बताना स्टार्ट करो, फिर धीरे धीरे उसको आप लेवल को अप करो। इसके अलावा बुक रीडिंग, मतलब इट्स एन अमेजिंग हैबिट। अगर आप इंग्लिश की किताबें पढ़ते हो, और उसमें जरूरी नहीं है कि आपको कोई डिफिकल्ट किताब पढ़नी है, आप नॉर्मल कोई मतलब फिक्शन पढ़ो, मोटिवेशनल बुक पढ़ो, फौज का कुछ पढ़ो, मतलब वट एवर इट इज, लेकिन पढ़ो इंग्लिश में, वो धीरे धीरे इंप्रूव होगा। न्यूज़पेपर रीडिंग हो सके तो इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ो। हम हमेशा इंडियन एक्सप्रेस को सजेस्ट करते हैं, बाकी आप और भी कोई पढ़ना चाहो, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ना चाहो, द हिंदू पढ़ना चाहो, दैट इज ऑल्सो ओके। बट हिंदी मीडियम वाला बच्चा जब तक अपने मन में ठानेगा नहीं कि मुझे करना है, तब तक होगा भी नहीं। और आपने ये मान ही लिया कि भैया मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो भैया नहीं होगा। बच्चों की बहुत रिक्वेस्ट आई तो हमने डेडिकेटेडली मतलब हिंदी मीडियम स्पेसिफिक कोर्सेज भी निकाल दिए। पहले हम बहुत अगेंस्ट थे इस थॉट के भी कि हिंदी मीडियम का अलग से कोर्स क्यों निकालना, जब अल्टीमेटली बच्चे को इंग्लिश में पढ़ना ही है तो आज ही से पढ़ ले इंग्लिश में। फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसको थोड़ा सा रिटर्न में हिंदी स्पेसिफिक कुछ मिल जाए तो अच्छा रहेगा। तो अब तो हमने हिंदी मीडियम स्पेसिफिक कोर्सेज निकाल दिए कि भैया आप जाओ पढ़ लो, लेकिन इस सब के बावजूद भी अल्टीमेटली आप इंग्लिश से भाग नहीं सकते। आपको इंग्लिश SSB के टाइम पे तो बोलनी ही पड़ेगी। आप ये सोचो या कोई ऐसी वीडियो देखकर आ रहे हो कि नहीं मैंने तो हिंदी में SSB दी थी तो हो गया, हम इस चीज़ में बिलीव नहीं करते। आपको भैया जो टेस्ट की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना पड़ेगा। आपको अफसर बनना है तो इंग्लिश से आपको मतलब जूझो लड़ो कुछ करो, बट उससे फ्रेंडशिप करनी पड़ेगी। अल्टीमेटली उसको अपने एटीट्यूड में, हैबिट में लाना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेसफुल हो पाते हो। थैंक यू सो मच सत्यम, मेरे तो सारे क्वेश्चन हो गए। तो जनरल किसी को कुछ थैंक यू बोलना हो, कुछ स्पेसिफिक कुछ बोलना हो, मेरे तो जो भी डाउट्स थे सब क्लियर हो गए। सर थैंक यू तो है सबको, LWS को एंड विकास सर को भी, क्योंकि एक बार क्या हुआ, विकास सर आए थे, सर उनको घेर के बैठ गए, अब मैं गया पीछे पीछे, तो विकास सर ने एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी कि जितना हो सके मतलब हमेशा SSB में पॉजिटिव रहना, स्माइल करते रहना, कभी कुछ बिगड़ जाए, कोई एक टास्क खराब हो गया माइंड मत करना,
स्माइल रहनी चाहिए। एंड सेम होता है एसएसबी में। जब मैं था तो होता क्या है कि अगर किसी बच्चे का एक टास्क बिगड़ गया, अब मायूसी छा जाती है उसके चेहरे पे कि हाँ। बिगड़ गया। एंड तो मैंने वहाँ पे था कि हाँ ठीक है, जैसे मेरा पीजीटी उतना अच्छा नहीं हुआ था कि मतलब वहाँ पे ये नहीं दे पा रहे थे। हाँ सर, एक तो गला खराब, हाँ। बोल रहा हूँ तो कोई सुन नहीं रहा, फिर वहाँ पे और ऊपर से सिर्फ प्लैंक को पकड़ने में हालत खराब हो रही है 4 लोगों की वहाँ पे, मतलब वो है टफ। हाँ। फिर वही सब हुआ, लेकिन फिर ये था कि हाँ ठीक है, अभी बहुत सारे टास्क बाकी हैं, आराम से कर लूँगा। फिर एक तो जीटीओ सर ने फिर जब बुलाया तो सारे हम लाइन में खड़े हो गए, फिर पूछ रहे हैं ओके हाउस द जोश और सब रेडी हो। तो सर यही मुझे लगता है चीज़ें होती हैं जिनमें वो जीटीओ देखते हैं कि मोरल किसका डाउन हो चुका है, ऑलरेडी कौन हार चुका है, ये जिसका खराब हो गया वो बोल ही नहीं रहा, एंड कौन स्माइल के साथ अब भी है कि हाँ चलो सर मज़ा आएगा। हाँ। एंड सर वही है कि जोश जितना ज़्यादा वहाँ पे एसएसबी में रहेगा, मज़े जितने ज़्यादा करोगे उतने ज़्यादा मतलब चांस है रिकमेंड होने के। बस वही है, टेंशन अगर हो भी रही है तो उनको दिखाओ मत, कि अगर है तो ठीक है अंदर ही पचा जाओ। हम हमेशा बोलते हैं भैया चेहरे पे स्माइल जरूर रखो, Yes, खासतौर से एनडी एंट्री में यार, Yes, अभी sir. बच्चा है यार तो अपना स्माइल रख दो। यस सर। तो ठीक है, विकास सर को थैंक यू, मेरे हिसाब से पूरी टीम सबके एफर्ट्स हैं। ऐसा स्पेशली कोऑर्डिनेटर्स को, यस। उनको तो मतलब सर आते थे वो तो दिन भर में ही रहते थे, फिर उसके बाद पूरी रात तक का सफ़र तो कोऑर्डिनेटर्स के साथ होता था। सर मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से बताया, सर ने तो हमें एक तरह से सब कुछ बता दिया। फिर हमारी कमियां हैं वो कोऑर्डिनेटर्स को दिख रही हैं, क्योंकि टीचर्स तो एक एक को बता नहीं सकते, बट कोऑर्डिनेटर्स के हम साथ में हैं, साथ ही रह रहे हो। यस सर। तो वो बॉन्ड बहुत अच्छा बन जाता है, फिर यही होता है कि अच्छा सर आप चलो मैं भी आता हूँ पीछे पीछे कोऑर्डिनेटर्स के साथ। ये अच्छा है यार। और मैं हमेशा बोलता हूँ एक बच्चे की जर्नी में, जैसे हम तो कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले हैं, मतलब लास्ट फेज में हम लोग आते हैं और क्रेडिट सारा ले जाते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि एक बच्चे की लाइफ में, मतलब जब से उसने अपनी पढ़ाई स्टार्ट करी, इनफैक्ट उससे पहले जब अपनी फैमिली में था, वहाँ तक के लोगों का रोल होता है। बिकॉज ये एसएसबी जर्नी ही ऐसी है कि मतलब इट्स नॉट कि हमने 15 दिन पढ़ा दिया और हम सारा बोल दो कि हमने कुछ करा, नहीं भैया। उसके फैमिली में जो माहौल रहा है, जो उसका एक माइंड सेट बना, उसका बहुत बड़ा रोल है। जो स्कूल में गया, मतलब सत्यम तो मेंशन भी कर अपने टीचर्स के नाम, स्कूल के, मतलब बिकॉज 12 साल बच्चा तो स्कूल में निकाल रहा है, राइट। उसके बाद फिर जहाँ भी वो गाइडेंस लेता है ऑनलाइन, और फिर लास्ट में ऑफलाइन आ रहा है, जैसे भी आ रहा है, तो सबका रोल होता है। एंड हमें सबके लिए हमेशा थैंकफुल भी होना चाहिए। और अच्छा यार सत्यम, तेरा माइंडसेट, इतना पॉजिटिव माइंडसेट देख के बहुत खुशी हुई। एंड मैं इस पॉडकास्ट का जो मोटिव था कि मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर पाऊँ, मेरे हिसाब से काफ़ी बच्चे मोटिवेट हुए भी होंगे। और बस इसी तरीके से लाइफ में अच्छा करो भाई, यही है अपनी। थैंक यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।